नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग ज़रा पीसीएस का पढ़ रहे थे, है ना? पीसीएस की इकोलॉजी किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और आप लोगों का जो भी स्टेट पीसीएस हो, इवन झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो। खासकर हम लोग फिलहाल इधर सामने हम लोगों का यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं। उसको ध्यान में रख के हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यू का, जो पिछले सालों में 10-15 साल का प्रश्न पूछा गया है, तो इतना प्रैक्टिस कर लें कि इसमें कुछ छूटे ना। और कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए इन सब प्रश्नों के मिलते जुलते, उसको हम लोग छोड़कर नहीं आए। ठीक है, हम लोग का यही उद्देश्य है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। आप लोग के सामने पहला प्रश्न है। ठीक है, आप लोग के सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आप लोग प्रश्न को देखते रहिए, है ना? और इसका उत्तर भी आप लोग कोशिश करिए देने का। ऑप्शन ए है रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी है भू रासायनिक चक्र। तो आप लोग के पास ऑप्शंस हैं रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। और ये प्रश्न मेरे भाइयों यूपी पीसीएस प्री 2012 में और 2020 में पूछ चुका है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ये देखिए, यही प्रश्न जो है 2012 में भी पूछा गया, फिर 8 साल बाद गैप करके 2020 में भी पूछा गया। तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये प्रश्न रिवाइज नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, है ना? तो इससे अछूता नहीं कोई चीज़ है। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, ज़रा इन सब चीज़ों का आंसर देकर बताइए। 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को, ज़रा इसका फटाक से आंसर आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, मैं जो विस्तार से क्लासेज ले रहा हूँ उसमें प्लेलिस्ट में जाकर इकोलॉजी को आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विस्तार से क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज चल रही हैं, और यहाँ पर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल रहा है। और हम लोग एग्ज़ाम आते आते इतना कर लेंगे कि एक अपने आप में खुद मोटिवेशन आएगा, एक अपने आप में खुद गंभीरता आएगी, एक अपने आप में खुद लगेगा कि हाँ पेपर आएगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है, इतना पीवाईक्यू हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, इतना विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल की तरह। बिल्कुल ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो आप लोग आंसर अगर दे चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यही कहता है ना प्रश्न कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ना? ऑप्शन ए है रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी है भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी है भू रासायनिक चक्र। तो रासायनिक चक्र भी नहीं कहते हैं, भू वैज्ञानिक चक्र भी नहीं कहते हैं, भू रासायनिक चक्र भी नहीं कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि ये जैव से संबंधित होता है, वायु से संबंधित होता है। और पढ़ाते हुए मैं बता चुका हूँ कि पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो देखिए यहाँ पे जैव से संबंधित पूछ दिया ना। अगर जो भी इतना शब्द मेरा केवल सुना रहा होगा कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की शाखा है, तो जीव भू रासायनिक चक्र को ऑप्शन लगा देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को करेंगे, क्योंकि प्रश्न को जितना ज़्यादा हम लोग सामने से अपने गुजार ले उतना बेहतर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कहता है दूसरा प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? वो कौन सा स्रोत है? किसको? जैव भू रासायनिक चक्रों में, इसको मार्क कर लेना है। चट्टानों का अपक्षय मार्क कर लेना है, और पोषक तत्वों को मार्क कर लेना है कि निर्मुक्त, इसको भी मार्क कर लेना है। होने का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोगों के पास ऑप्शन ए है
कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है फास्फोरस चक्र, ऑप्शन डी है सल्फर चक्र। तो जरा ये देखिए आईएएस 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो क्यों हम उम्मीद करें कि आईएएस 2027 में प्रश्न पूछ सकता है, पीसीएस 2026, 2027, 28 से पूछ सकता है, बिहार पीसीएस से पूछ सकता है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। तब तक मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनते रहिए और आप लोग प्रश्न को हल करते रहिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। ऑप्शंस है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। और कैसे प्रश्न को दोबारा पढ़ना है। जैव भू रासायनिक चक्रों में से चट्टान का अपक्षय प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों निर्मुक्त होते हैं, वो कौन से होते हैं, ठीक है, उनका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आप लोग आंसर दे चुके होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आंसर क्या है। यही प्रश्न है ना कि जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। पहला कहता है कार्बन चक्र, नहीं भाई कार्बन चक्र कैसे होगा। दूसरा कहता है नाइट्रोजन चक्र, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है फास्फोरस चक्र, आप लोग पढ़े होंगे सुने होंगे ज़रूर फास्फोरस चक्र, ठीक है मैं पढ़ा चुका हूँ। सल्फर चक्र भी नहीं है, तो फास्फोरस चक्र आंसर है आप लोगों का। फास्फोरस चक्र में क्या होता है ना कि पोषक तत्व जो होते हैं, फास्फोरस का मुख्य भंडार जो है होता है चट्टानों तथा समुद्र एवं झीलों की तलछट में पाया जाता है। जो फास्फोरस चक्र में पोषक तत्वों का जो फास्फोरस का मुख्य भंडार होता है वो चट्टानों तथा समुद्र और चट्टानों में, समुद्रों में, झीलों में की तलछट में पाया जाता है। और फास्फोरस जानते हैं आप लोग खासकर कहाँ होता है। फास्फोरस जो है खनिज एपेटाइट के रूप में, एक खनिज होता है एपेटाइट जिसको कहते हैं, उसमें फास्फोरस पाया जाता है, चट्टान के रूप में उपलब्ध होता है ये, है ना। और जब चट्टानों का अपक्षय होता है उनसे फास्फेट आयन मिट्टी और जल में मुक्त हो जाते हैं, तो यही मुक्त फास्फेट पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों में पहुंचता है, ठीक है। देखिए कैसे पहुंच रहा है जीवों में, और जीवों के मरने तथा अपघटन से फास्फोरस पुनः मिट्टी एवं जल में वापस आ जाता है, ये भी सही है। और कुछ भाग बहकर जलाशयों तथा समुद्र में भी चला जाता है और तलछट बनकर फिर लंबे समय में चट्टानों का हिस्सा बनता रहता है फास्फोरस, ठीक है। तो देख लिए लोग ना आप लोग कि फास्फोरस का कितना बड़ा चक्र है और इसका इकोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आप लोग के सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते। मैं बार बार बता चुका हूं कि यहाँ पे है पूछा है, नहीं पूछा है, असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होते हैं वो अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आप लोगों के पास ए है कीटों एवं कवकों के कारण, ऑप्शन बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ऑप्शन सी है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बच्चों आईएएस में प्री में 2013 में पूछा हुआ है, तो जरूर बन सकता है बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस में। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, ज़रा आंसर दीजिए। और एक बात ये भी जान लीजिए कि मॉक टेस्ट उतना किफ़ायती नहीं होता है जितना कि प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं, जो पिछले सालों में प्रश्न पूछ चुके हैं। अगर उनका हम लोग बार बार रिवाइज करते रहें और बार बार उसको पढ़ते रहें तो मैक्सिमम आयोग उसी पे पैटर्न पे काम करेंगे और उसी पैटर्न से प्रश्न पूछा जाता है। तो टेस्ट सीरीज के बजाय हम लोग खासकर पीवाईक्यू पर ध्यान दें, ठीक है। इन सब पे परिपूर्ण रूप से परिपक्वता मैच्योरिटी हो जाए अगर पीवाईक्यू पे, तो हम टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, ठीक है। समय मिलेगा तो, अदरवाइज पीवाईक्यू जितना कर जाइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 का आप लोग आंसर दे चुके होंगे।
तो आइए देखा जाता है कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 यही कहता है ना कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। यही है ना। आप लोगों का ऑप्शन है कीटों एवं कवकों के कारण। नहीं यार, कीटों एवं कवक के कारण कैसे होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण। ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है जल की सीमा एवं आग के कारण। देखिए ये है जल की सीमा एवं आग के कारण जो है घास स्थल का जो है वृक्ष पारिस्थितिकी जो रूप है अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है और जल की और आग, वनों में आग लगने की प्रक्रिया हमेशा चर्चाओं में रहती है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और प्रश्न को देखते ही ऐसे चीज़ों पे लगाना है। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर गलत है और IAS प्री 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और ये भी जान लीजिए इसके व्याख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जो जैविक समुदाय या इनकी संरचना जो होती है ना, समय के साथ होने वाले क्रमिक और अनुक्रमिक परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, जो पारिस्थितिक अनुक्रमण की बात आई है यहाँ पर, पारिस्थितिक अनुक्रमण, इस पारिस्थितिक अनुक्रमण का क्या परिभाषा हो सकती है। किसी क्षेत्र में जैविक समुदाय की संरचना या प्रजातीय संगठन में समय के साथ होने वाली क्रमिक या अनुक्रमिक परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, जो कि घास स्थलों में वृक्ष होते हैं ना, पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में भी घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ वन बनने की दिशा में अनुक्रमण, यानी अनुक्रमण को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेशन, अनुक्रमण अक्सर रुक जाता है। घास स्थल प्रायः अर्ध शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगते हैं। ठीक है, ऐसे में वृक्षों के पौधों को स्थापित होने तथा बढ़ने के लिए पर्याप्त नमी नहीं मिलती है, जबकि घासें कम नमी में भी टिकाऊ होती हैं। इसलिए घास स्थलों में प्राकृतिक एवं मानव जनित आग बार बार लगती है। आग से वृक्षों के छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं, ये भी सही है, आप लोग समझ रहे हैं। परंतु घासें अक्सर जड़ या तने के आधार से जल्दी पुनः उग आती हैं। इसलिए जब भी आप लोग खेती बाड़ी करते होंगे, खेत उत में देखते होंगे, तो घासों को जड़ से उखाड़ने के बाद भी वो आती रहती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते रहिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। जो जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी है, मतलब एक क्रम से पूछा है, अनुक्रमण के रूप में पूछा है। तो जैविक अनुक्रमण के रूप में क्या है, यानी पहला क्या हो सकता है, प्रवास हो सकता है कि नग्नीकरण हो सकता है कि आस्थापन, यही ऑप्शन पूछा है। तो अब बताइएगा आप लोग, प्रवास हो सकता है या नग्नीकरण, आस्थापन या प्रतिक्रिया या स्थिरीकरण। ऑप्शन सी आप लोगों के पास है, आस्थापन या प्रवास या नग्नीकरण या प्रतिक्रिया या स्थिरीकरण। ऑप्शन डी कहता है स्थिरीकरण या प्रतिक्रिया या नग्नीकरण या प्रवास या आस्थापन। तो आप लोग सोच समझ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और यूपी PCS मेन 2016 में पूछ चुका है, तो प्री में क्यों नहीं पूछ सकता है 2026 में और 2027 में। ठीक है, क्यों नहीं, ज़रूर पूछ सकता है, चाहे बिहार PCS हो चाहे यूपी PCS हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए और प्रश्न को सही से बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 4 का आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जरा बताइए इस चीज़ का प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं इसका व्याख्यायित रूप बताता हूँ और आंसर के रूप में बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, और आंसर अगर दे चुके होंगे तो आइए मेरा भी आंसर देखा जाता है क्या है। प्रश्न नंबर 4 यही कहता है ना, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, यही है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्या कहता है, जैविक अनुक्रमण की बात करता है ना। तो पहली बात कि जैविक अनुक्रमण की बात
करता है तो क्या कहता है कि नगरीकरण, प्रवास। नगरीकरण मतलब होता है न्यूडेशन, प्रवास, प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। आस्थापन, आस्थापन को कहते हैं एसेसिस कहते हैं। और प्रतिक्रिया को आप लोग जानते हैं ये, है ना, या प्रतिक्रिया को कंपटीशन के रूप में भी जानते हैं। और स्थिरीकरण जो है रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो है रिएक्शन हो गया, स्थिरीकरण जो है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप लोग का आंसर क्या है। नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया या स्थिरीकरण। चलिए इसको रहने देते हैं कि आगे देखते हैं। प्रवास होता है, नगरीकरण होता है, आस्थापन होता है, प्रतिक्रिया स्थिरीकरण नहीं। आस्थापन होता है, प्रवास होता है, नगरीकरण, प्रतिक्रिया स्थिरीकरण नहीं, स्थिरीकरण नहीं। समझ रहे हैं? पहले होता है नगरीकरण, फिर होता है प्रवास, फिर होता है आस्थापन, फिर होता है प्रतिक्रिया, फिर होता है स्थिरीकरण। यानी आप लोगों का ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट। ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट। ठीक है, आप लोग इतना समझें। और इसका एक जो एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स, फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स जो एक वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार जैविक अनुक्रमण का सही क्रम दिया गया है। पहले नगरीकरण है आप लोगों का, फिर उसके बाद प्रवास है, फिर आस्थापन है, फिर प्रतिस्पर्धा। आस्थापन के बाद प्रतिस्पर्धा। पहले नगरीकरण, अगर आप लोग जिस ऑप्शन में देखिए वहाँ क्लिक करिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रश्न चलते हैं, है ना। ये आप लोग का आंसर ये सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है आप लोगों के सामने है, तो आप लोग इसका देखते रहिए और पढ़ते रहिए और आंसर हमसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए आस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन बी कहता है आस्थापन, प्रवास, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी कहता है प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, आस्थापन। ऑप्शन डी कहता है प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया या स्थिरीकरण। ये यूपी पीसीएस प्री 2024 में देखिए पूछा हुआ है, तो 2024 में से 2026 में क्यों नहीं पूछ सकता है भाई। 6 दिसंबर को 2027 में भी पूछ सकता है, 28 में भी पूछ सकता है। इसलिए हम लोग को इतना प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, वही प्रश्न है चौथा प्रश्न वाला। अब चौथा प्रश्न पहला जो है नगरीकरण से स्टार्ट हुआ, फिर प्रवास आया, ठीक है, फिर आस्थापन आया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आस्थापन के बाद प्रतिस्पर्धा है, फिर प्रतिक्रिया है, ठीक है। प्रवास है, आस्थापन है, आस्थापन के बाद प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया के बाद स्थिरीकरण है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मैं जो तरीका बताया हूँ तो अभी बता रहा था कि नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, तो पहले प्रवास दिखा, नगरीकरण तो नहीं है। नगरीकरण के बाद प्रवास आता है, फिर प्रवास को देखेंगे। प्रवास के बाद आस्थापन आता है, तो आस्थापन को देखेंगे। तो हालांकि प्रवास इसमें भी है और लेकिन प्रतिक्रिया आ गई है, तो इसको काट डालेंगे। यहाँ पे प्रवास है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। बस प्रवास के बाद आस्थापन है, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण ऑलरेडी इज करेक्ट। ये यूपी से 2024 में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करना है ऑप्शनों को, ऐसे देखना है, ज़्यादा कुछ रटना नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखते रहिए और पढ़ते रहिए नेक्स्ट प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है भाइयों, प्रश्न नंबर 6 कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यानी जो पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया। आप लोग के पास ऑप्शन है एल्टन द्वारा, ऑप्शन बी बेनेट द्वारा, ऑप्शन सी बर्कले द्वारा, ऑप्शन डी रेटजेल द्वारा। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में प्रश्न पूछ चुका है और ये हो सके ना हो सके 26, 27, 28 तीनों साल में भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, तो 10 सेकंड का समय है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए
क्या हो सकता है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है लगातार पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में। तो आप लोग के पास समय है और आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है। पारिस्थितिकी संक्रमण मैं पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट में बता चुका हूँ विस्तार से, जब जहाँ पॉइंट वाइज बताता हूँ टू दी पॉइंट, है ना। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या है। प्रश्न 6 यही कहता है ना, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा भाई? एल्टन द्वारा? नहीं। बेनेट द्वारा? या ये आप लोगों का आंसर सही है, ऑप्शन बी। बर्कले द्वारा? नहीं। रेटजेल द्वारा? ये भी नहीं। ऑप्शन बी आप लोगों का सही है, यही आंसर है, बेनेट। ठीक है। जो पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो जॉन डब्ल्यू बेनेट ने प्रयोग किया था और उन्हीं के द्वारा यह संक्रमण का अवधारणा जो है दिया गया। और यह अवधारणा आप लोग जानते हैं 1976 में, 1976 में ये जो बेनेट द्वारा दिया गया था, ये 1976 में दिया गया है। और उनकी पुस्तक थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में ये पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आप लोग के सामने आंसर है इसका। अरे आंसर कह रहे हैं, सॉरी यार, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए कि आंसर क्या है। जरा आप लोग भी कुछ मेहनत करिए भाई। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आइए देखते हैं। समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है। समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है क्या? आप लोगों के पास ऑप्शन ए है पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऑप्शन बी है सीयर, ऑप्शन सी है समुदाय गतिकी, ऑप्शन डी है जैव भार का पिरामिड। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा है। देखिए कितना अच्छा इकोलॉजी का प्रश्न बन रहा है और पूछा जा रहा है। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर दीजिए कि समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, क्या कहलाता है भाई? समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? आप लोग आंसर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आइए जल्दी से इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है ना, क्या कहता है? समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है क्या? पारिस्थितिक अनुक्रमण? नहीं भाई, पारिस्थितिक अनुक्रमण नहीं कहलाता है। समुदाय गतिकी? ये भी नहीं कहलाता है। जैव भार का पिरामिड? ये भी नहीं कहलाता है। ऑप्शन बी सीयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? सीयर कहलाता है। इस बात का आप लोग याद रहेगा। किस बात का? समुदायों का जो पूर्व क्रम होता है वो क्रमशः एक निश्चित स्थान पे बदलता रहता है, इसी को क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। ठीक है। समुदायों का पूर्व क्रम जो बदलता रहता है एक निश्चित स्थान पे, उसको सीयर कहते हैं। क्रमक या सीयर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं SERA, सीयर। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और नेक्स्ट प्रश्न देखते रहिए, आप लोग कहते रहिए कि क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। यानी समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है क्या? आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऑप्शन बी क्रमक, ऑप्शन सी चरम समुदाय, ऑप्शन डी समानांतर विकास। ये MPPCS प्री 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है और आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है। अभी मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, याद करिए।
याद करिए मेरे भाइयों, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8वां यही है ना, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से पूछा है, बदलता रहता है, कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण? नहीं। चरम समुदाय? ये भी नहीं। समानांतर विकास? कैसे? नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्रमक पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना, यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस से कैसे पूछ रहा है। इसको बोलते हैं क्रमक या सीयर बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिए, इन दोनों का अंग्रेजी होता है सीयर। ये दोनों एक ही होता है, बस प्रश्न का जो डायमेंशन है वो चेंज होता रहता है। बाकी ऑप्शन में दिखे, अगर ऐसे दिखे तो इन्हीं को मारना है, स्थिरता रूप से बदलता है तो इन्हीं सबको लगाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 9 आप लोग देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ऑप्शन ए है आप लोगों के पास जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भूगर्भिक चक्र, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऑप्शन डी है जैवीय चक्र। आप लोग प्रश्न समझ रहे हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भूगर्भिक चक्र, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक अनुक्रम, ऑप्शन डी है जैवीय चक्र। और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछ चुका है। देखिए कितने लेटेस्ट प्रश्न बने हुए हैं पिछले 4-5-6 सालों में, ठीक है। 10 सेकेंड का आप लोगों के पास समय है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आप लोग के पास प्रश्न है और ऑप्शंस हैं, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 है ना, क्या कहता है, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ऑप्शन ए है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इस शब्द पे आप लोग ध्यान दिए होते हैं तो शायद कुछ बात बनी होती है। ऑप्शन बी है जैव भूगर्भिक चक्र है, ये तो होगा ही होगा नहीं क्योंकि भूगर्भ की बात करता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिक अनुक्रमण, नहीं। ऑप्शन डी जैविक चक्र, नहीं। रासायनिक चक्र की बात करता है ना, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और इसका देखिए आप लोग के क्या मामला है कि जो एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाता है। आप लोग समझ रहे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। इसके तहत जो है जैवमंडल में जीवधारी या पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं इसको कैसे समझाया, जैव भू रासायनिक चक्र। और क्योंकि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना है ना, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है या पोषक चक्र कहलाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब आइए थोड़ा सा पारिस्थितिकी आंदोलन से संबंधित हम लोग कुछ देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी आंदोलन से इकोलॉजी में जो आंदोलन हुआ था और होता रहता है तो उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को ज़रा PYQ में पूछे गए, जो पिछले आयोगों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में विभिन्न आयोगों द्वारा, जैसे बिहार पीसीएस, स्टेट पीसीएस या MP पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस। झारखंड पीसीएस में जो ज़्यादा होता है इकोलॉजी का मामला। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1,
ये जो है पारिस्थितिकी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। अप्पिको आंदोलन, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे अगर पारिस्थितिकी पढ़े होंगे या मैं पढ़ाया हूँ, उसको पढ़िए जाकर प्लेलिस्ट में। तो अप्पिको आंदोलन, तो अप्पिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है या है। ऑप्शन 1 है आप लोग के पास उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है मेरे भाई, गलत उत्तर नहीं चुनना है, असत्य उत्तर नहीं चुनना है, सत्य उत्तर नहीं, सही है, सही असत्य चुनना है, ठीक है। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 4 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। और ये आप लोगों का यूपी पीसीएस प्री 2025 में प्रश्न पूछ चुका है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2025 में प्रश्न बना है तो 26 में क्यों नहीं बन सकता है मेरे भाई। आप लोगों के पास मैं चलो 20 सेकेंड का समय देता हूँ, जरा इस प्रश्न का आराम से सोचकर सांस लंबी लंबी लेकर आराम से इस प्रश्न को आप लोग करिए, है ना। एक जगह बैठकर या खाना खाकर सोने से पहले या फिर जैसे भी आप लोग इसको देखते रहिए, है ना। लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पी बाई क्यू जो पिछले सालों के प्रश्न पूछे गए हैं ना, करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से करिए और इनको अच्छे से एकदम देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे बनते जा रहे हैं। आप लोग के सामने एकदम प्रश्न रहना चाहिए, ठीक है। अप्पिको आंदोलन, तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो आइए जरा इनका प्रश्न देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है ना, तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं कि अप्पिको आंदोलन, मेन मुद्दा यही है ना, अप्पिको आंदोलन किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। पहला है उत्तराखंड, मेरे भाई उत्तराखंड से नहीं है, जबकि मैक्सिमम लोग उत्तराखंड लगा देंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश, नॉट एट ऑल, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। एक केरल और कर्नाटक, ये दक्षिण के राज्यों से संबंधित है। तो केरल और कर्नाटक, यानी 3 और 4 हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 और 4, तो ऑप्शन सी कहता है ना 3 और 4, तो ऑप्शन सी कहता है 3 और 4 यानी केरल और कर्नाटक सही। तो अप्पिको आंदोलन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। जो अप्पिको आंदोलन हुआ था 1983 में हुआ था ना, 1983 में हुआ था। और ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र, जैसे कि उत्तर कन्नड़ और सिरसी क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ से आरंभ हुआ था। और अप्पिको का अर्थ जानते हैं क्या होता है। अप्पिको का अर्थ जो है गले लगाना होता है। ये कन्नड़ भाषा में, जो कर्नाटक का कन्नड़ भाषा है, तो अप्पिको का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। जो ये अप्पिको है आप लोगों का, अप्पिको का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। और इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिए। और ये कब शुरू हुआ था, कर्नाटक में 1983 में शुरू हुआ था ना। यह आंदोलन जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए और पेड़ों को गले लगाकर प्रतीकात्मक और प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से चलाया गया था, ठीक है। चिपको आंदोलन से यह आंदोलन प्रेरित था। अप्पिको आंदोलन जो है चिपको आंदोलन से प्रेरित था, क्योंकि ये भी पेड़ों को गले लगाते थे अप्पिको में भी, ठीक है। और अप्पिको का मतलब लगाना, गले लगाना होता है, ठीक है। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, वनों की जो ठेके पर कटाई होती थी ना, उनको रोकना, वनों का संरक्षण करना, स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारिस्थितिकी की रक्षा करना था, ठीक है। और इस आंदोलन के नेतृत्व में जो है पांडुरंग हेगड़े, आप लोग इस बात को जानिए, पांडुरंग 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 हेगड़े, जो पांडुरंग हेगड़े और स्थानीय समुदाय प्रमुख रूप से जो उनके उल्लेखनीय रहे हैं, ये लोग केरल सहित पश्चिमी घाट केरल सहित पश्चिमी घाट के कुछ अन्य राज्यों में भी इस आंदोलन से प्रेरित संबंध गतिविधियां दर्ज हुई थी, ठीक है। केरल और कर्नाटक दोनों संबंधित माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में बी को सही माना है, ठीक है। यानी जबकि बी को सही माना है, जबकि केवल 4 कर्नाटक को माना है, जबकि केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जो है केवल कर्नाटक को माना है, लेकिन केरल और कर्नाटक के दोनों ऑप्शन सही होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 इससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों।
यार प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है ना। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी उक्त में से किसी का नहीं। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछ चुका है, तो दो प्री में जरूर बनना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है और ये किस आंदोलन से संबंधित है। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, ज़रा 10 सेकेंड में आप लोग बताइए सोच समझ कर। अगर नहीं बिल्कुल आ रहा है तो तुक्के लगाइए कि किस आंदोलन से हो सकता है। एपिको आंदोलन वही एपिको जिसको गले लगाना होता है, चिपको आंदोलन भी वही आंदोलन से प्रेरित है ना, चिपको आंदोलन से ही प्रेरित है एपिको आंदोलन। तो देखिए आप लोग इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। आप लोग को मैं इतना हिंट भी दे दिया हूँ, आप लोग को मैं इतना हिंट भी दे दिया हूँ, चिपको एपिको में से दोनों में से कोई को बताइए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है यह आंदोलन किस आंदोलन का नारा है। यह नारा जो है किस आंदोलन का नारा है ना। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन, बाकी नर्मदा बचाओ से नहीं मतलब है, इनमें से कोई मतलब नहीं। तो आइए देखते हैं, यह नारा आप लोगों का चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है मेरे भाइयों, चिपको आंदोलन से संबंधित है यह नारा। पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता, इस चीज़ को आप लोग खास ध्यान रखिए, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और चिपको आंदोलन भी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ही एक आंदोलन था, और इसका एक प्रसिद्ध नारा था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह नारा है चिपको आंदोलन का। और इसके साथ ही चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है का नारा दिया था। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे इस आंदोलन के, है ना, तो वो एक नारा दिए थे सुंदरलाल बहुगुणा कि पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये कहता है बच्चों कि चिपको आंदोलन संबंधित है। अब बताइए, आप लोग आ जाइए, कितना अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी कहता है बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी कहता है घड़ियाल परियोजना से, ऑप्शन डी कहता है पादप प्रजनन से। यूपी पीसीएस प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जरा आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के पास चलिए 10 सेकेंड का समय देता हूँ आप लोगों को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये आंदोलन किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 का चिपको आंदोलन। अभी मैं इतना व्याख्यान करते हुए चल रहा हूँ, तो कम से कम कॉमन सेंस भी लगाइए कि पेड़ों से संबंधित है ना भाई। तो ऑप्शन ए आप लोग क्यों नहीं करते हैं, पादप संरक्षण से, बाघ की बात ही नहीं है, पादप प्रजनन से बात नहीं है, घड़ियाल से बात ही नहीं है, पादप संरक्षण की बात करता है ना, पेड़ पौधे के संरक्षण की बात करता है ना। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही है। ठीक है, तो एक और टॉपिक है जो कि पारिस्थितिकी से संबंधित है, पदछाप और मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट टॉपिक है। वो टॉपिक से भी प्रश्न बने हुए हैं, तो जरा आइए उस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं कि उससे कैसे प्रश्न बने हैं। आप लोग के पास प्रश्न है, आप लोग के सामने मैं जूम कर दे रहा हूँ। प्रश्न देखिए, यारो में पूछा हुआ है 2016 में। तो प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप जो है किस माप की इकाई है, यही पूछा गया है ना प्रश्न। ऑप्शन ए है भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है हाफस क्यूबिक फुट, ऑप्शन डी है क्यूबिक टन।
ये यूपी आरओ के एग्ज़ाम जो होता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, जो कि लखनऊ सचिवालय में लोग की जॉब लगती है, बहुत बेटर जॉब होती है। यूपी की इन सेंस हम कहें कि सबसे पावरफुल जॉब होती है। 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, ज़रा इस चीज़ का आंसर दीजिए आप लोग। 5 सेकंड का आंसर है, ज़रा इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या है? आप लोग आंसर देते रहिए, मैं पेन चेंज कर लूँ और आप लोग को फिर आंसर बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग का वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। केवल ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन ए लिख दीजिए, चाहे बी लिख दीजिए, चाहे सी लिख दीजिए, चाहे डी लिख दीजिए, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न एक कहता है, आइए देखते हैं। आप लोग प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ऑप्शन ए आंसर है। ये देखिए आंसर, ये फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। और आर में पूछा है तो पीसीएस प्री में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि वही आयोग है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, और नेक्स्ट प्रश्न का देखिए क्या कहता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, यानी सतत करने के लिए, लगातार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, ना? ऑप्शन ए है जीवजात, ऑप्शन बी है पारिस्थितिक पदछाप, ऑप्शन सी है जीवोम, ऑप्शन डी है निकेत। और ये यूपी पीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछ चुका है। जरा सोचने समझने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा इसका तुक्का से भी आंसर लगाइए, चाहे आ रहा हो तो लगा दीजिए, और बढ़िया बात है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आप लोग भी भाई एक ठीक ठाक हमारे नज़र में मैच्योर बंदे हैं आप लोग, एंड बंदी हैं, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, कॉमन सेंस भी दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक पारिस्थितिकी का चल रहा है। तो किस पदछाप की बात करेगा भाई, है ना? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 2 यही कहता है ना कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीवजात, नहीं। ऑप्शन बी है सी है जीवोम, नहीं। ऑप्शन डी निकेत। निकेत का अंग्रेजी में होता है नीचे, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग का सही है पारिस्थितिकी पदछाप, क्योंकि पारिस्थितिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाप की बातें भी करता है। तो जब पारिस्थितिकी पदछाप की बातें करता है तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही है, क्योंकि क्वेश्चन भी देखिए ना कि किस चीज़ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से संबंधित पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से पूछ रहा है। बस उस सब्जेक्ट को अगर नहीं आ रहा है तो पारिस्थितिकी पदछाप, इवन कॉमन सेंस भी जरूरी है ना, कि कॉमन सेंस भी हम लगा दी। पारिस्थितिकी का अगर क्वेश्चन है तो पारिस्थितिकी पदछाप ही क्यों ना हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इनको जरूर मार्क करना है आप लोग, पेपर में ऐसे ही मार्क करिएगा। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है ना, यही ना, कि कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए आप लोगों के पास है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता, जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है, ठीक। ऑप्शन सी है
किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी जिसको बोलते हैं जलवायु शरणार्थी को, तो किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, ऑप्शन डी है आप लोगों के पास, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पदचिह्न। ठीक है, और ये IAS प्री 2020 में पूछ चुका है, तो PCS स्टेट PCS में किसी न किसी स्टेट PCS में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि स्टेट PCS भी अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आप लोग के पास चलिए 20 सेकेंड का समय देता हूँ, क्योंकि लेंदी प्रश्न है और IAS का प्रश्न है और PCS में पूछना तय है, या बिहार PCS हो, MP PCS हो या UP PCS हो। आप लोग के सामने बिहार PCS और UP PCS के एग्जाम्स लगभग 3 महीने में एग्जाम है, 4 महीने में। तो इस प्रश्न का जरा आंसर दीजिए सोच समझ के, और 20 सेकंड का समय आराम से धैर्यपूर्वक पढ़कर इस प्रश्न को एकदम उत्तर के करीब पहुंचते रहिए। आप लोग के पास 20 सेकंड का समय दिए हैं, इस प्रश्न को करिए। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, कौन सा ऑप्शन करता है? A B C D। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम लोग अपना उत्तर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये है ना प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पूछा हुआ है ना, कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, यानी कार्बन के सामाजिक मूल्य का जो पद का सर्वोत्तम रूप से जो वर्णन करता है वो कौन सा ऑप्शन है? हालांकि ऑप्शन चारों सही है, लेकिन इसमें से सर्वोत्तम पूछा है ना, तो सर्वोत्तम को हम लोग पहुंचेंगे। वो भी एक हिंट यहाँ पर दिया है कि आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है ना, यही पूछा है ना, किसका माप है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी आइए देखिए। ऑप्शन बी कहता है किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। जलाकर भाई बोला है, तो ऐसे कैसे? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। नहीं, जलवायु शरणार्थी की बात कर रहा है, रिफ्यूजी की बात कर रहा है, जबकि रिफ्यूजी के इस प्रश्न में बात ही नहीं हुई, आर्थिक रूप से बात कर रहा है। वहाँ पे देखिए आर्थिक मूल्य के रूप में हिंट दिया है प्रश्न में। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पक्ष। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा है भाई, क्यों? वो भी सिर्फ पृथ्वी ग्रह पे, किसी व्यक्ति का द्वारा क्यों? तो आप लोग का ऑप्शन ये सही है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, है ना। इसमें विशेष व्यक्ति ये नकारात्मक नेगेटिविटी कुल दर्शा रहा है। यहाँ पे जलवायु शरणार्थी की बात कर रहा है, इससे नहीं होगा, और यहाँ पर जलाकर बात कर रहा है, तो इससे ये ऑप्शन कट जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन ऐसे ऐसे कट गए। बचा ऑप्शन है CO2, 1 टन CO2 उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, यही ऑप्शन आप लोग का सही है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये IAS प्रश्न बन चुका है प्री 2020 में, तो AP PCS और या बिहार PCS क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि स्टेट PCS भी अब लेंदी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए हैं। अगर 2025 का कोई PCS का पेपर देखा होगा या बिहार 72वें 71वें जो भी देखा होगा पेपर, तो समझ जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 ये क्या कहता है? जो एक, आइए हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और लास्ट चैप्टर का हम लोग PYQ देखते हैं कि PYQ क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न 1 कहता है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? नहीं पूछा है, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है बबुल, ऑप्शन बी कहता है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस सफ़ेदा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी बोलता है नीम, ऑप्शन डी बोल दिया है पीपल। और ये प्रश्न UP PCS में 2011 में पूछ चुका है, और UP का ही लोक सेवा आयोग ने 2010 में भी पूछा हुआ, 2010 को 2011 में पूछ दिया। देखिए
साल भर का भी अंतर दिया नहीं है। और 2010 का प्रश्न 2011 में फिर पीसीएस मेंस में पूछ डाला है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग 10 सेकंड का समय है, जरा 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग कि वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बबुल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। यानी पर्यावरण के अनुसार जो चले उसको पूछ रहा है, और यानी पर्यावरण के अनुसार जो नहीं चले उसको पूछ रहा है। ठीक है, कि पर्यावरण के अनुसार नहीं है, यानी पर्यावरण को क्षति कौन सा पेड़ करता है। ठीक है, तो आप लोग एक पेड़ का नाम सुने होंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 यही कहता है ना कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बबूल, ये पर्यावरण के है, ये भाई है, पर्यावरण का मित्र है, क्योंकि पर्यावरण के अनुसार ही चलता है, उसको पर्यावरण को क्षति नहीं करता है। नीम भी पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, पीपल का वृक्ष तो और जरूरी है पर्यावरण के लिए। ठीक है, बचा यूकेलिप्टस। आप लोग देखे होंगे यूकेलिप्टस जो है अगर खेतों में लगा दिया जाता है तो खेतों को बंजर कर देता है, वहाँ पानी की कमी हो जाती है उस जगह पे, और ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पानी की जलवायु की वहाँ पे पानी की मतलब नमी की कमी हो जाती है, उस खेत को बंजर कर देता है यूकेलिप्टस सफेदा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, और नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है ना, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए वही प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए दिया है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी दिया है केला, ऑप्शन सी दिया है नीम, ऑप्शन डी दिया है बबूल। और देखिए 22 में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस प्री में पूछ चुका 2022 में, वही प्रश्न है ना। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को देखते हुए उत्तर लगा दिए होंगे, यानी पर्यावरण का मित्र ही पूछा है। और पर्यावरण को किससे खतरा है, किस पेड़ से। नीम से खतरा हो सकता है? नहीं। बबूल से नहीं हो सकता है, केला के पेड़ से नहीं हो सकता है, जो यूकेलिप्टस का पेड़ है इसी से खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए यूकेलिप्टस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है अमलतास, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। फिर यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ है। देख रहे हैं कैसे प्रश्न ये आ रहा है, ये प्रश्न कैसे आ रहा है। तो आप लोग भी इस प्रश्न का देखते हुए उत्तर आप लोग लगा दिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न का डायमेंशन बदला हुआ है, इस चीज़ को आप लोग देखते रहिए ध्यान से। वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ठीक है, बबूल को नहीं माना जा सकता, नीम नहीं, पर्यावरण के अनुकूल है ये सब, अमलतास ये भी है। ठीक है, यूकेलिप्टस ये पर्यावरण का संकट माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। केवल प्रश्न का डायमेंशन बदल रहा है, देख रहे हैं पारिस्थितिकी में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यूपीपीसीएस 2005 में पूछा है, 2022 में पूछा है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। यानी स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल, ऑप्शन बी है झरना एवं नदी, ऑप्शन सी है तालाब एवं नदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये भी देखिए एमपीपीसीएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है। और एमपीपीसीएस प्री 2014 में जब प्रश्न ये पूछा हुआ है तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, कौन सा है ना। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, आप लोग के पास समय मात्र 10 सेकंड का है। तो 10 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। लगभग हम लोग का समय 1 घंटा के आसपास हो चुका है। हम आप लोग थक गए होंगे प्रश्न को देखते देखते, है ना। तो इस प्रश्न का करिए, फिर बाकी
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस प्रश्न को करेंगे इकोलॉजी संबंधित, और दूसरे पार्ट में इकोलॉजी को ख़त्म कर दिया जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो अभी मैं बताता हूँ कि तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न के करीब पहुँचे होंगे, उसका उत्तर भी दिए होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास पूछा हुआ है ना, तो लैंटिक आवास को देखिए, ऑप्शन ए कहता है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, उपर्युक्त सभी, तालाब नदी। तो इसमें आप लोग का जानते हैं क्या होगा? तालाब नदी नहीं होगा, क्योंकि तालाब के साथ नदी आ जा रही नहीं, झरना के साथ नदी आ जा रही ये भी नहीं, तालाब एवं दलदल होगा। ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कैसे आंसर पूछ रहा है, तालाब एवं दलदल। ठीक है, और जैसे लैंटिक आवास क्या होता है कि स्थिर जल की जहाँ प्रणालियाँ पाई जाती हैं उसको लैंटिक आवास कहते हैं। ठीक है, स्थिर जल वाली आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जैसे तालाब हुआ, जल हुआ, बहता हुआ न रहे, मतलब कि रुका हुआ जल रहे जिस भी क्षेत्र में, जैसे झरना, झरना नहीं, झरना तो बहता हुआ होता है ना, झील हो गया, जलाशय हो गया, तालाब हो गया, दलदल भूमि हो गई, ये सब लैंटिक आवास के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी 15-16 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का पार्ट 1 हो गया, और आप लोगों को पार्ट 2 में हम लोग पारिस्थितिकी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पार्ट 2 में पारिस्थितिकी को ख़त्म कर देंगे। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कल पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जितना PYQ आप लोग UP PCS, MP PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS, अन्य स्टेट PCS के लिए अगर इकोलॉजी पूछता है तो जितना हो सके PYQ देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं कई कई चक्कर। ठीक है, इन्हीं सब प्रश्न से बनता है प्रश्न, केवल डायमेंशन चेंज होता है, बाकी जो सेंस होता है एक प्रश्न का, उत्तर का, वो सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन को बदल देगा, डी की जगह ऑप्शन ए कर देगा, ए की जगह डी कर देगा, यही ऑप्शन चेंज करता रहेगा, बाकी प्रश्न वही रहेंगे, है ना, मतलब वही रहेगा चीज़ें, बस ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते हुए जाइए। ठीक है, नमस्कार आप लोगों को।